नमस्कार दोस्तों, मूवमेंट इंग्लिश क्लासेज में मैं विनोद अवस्थी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित आज 18 अप्रैल 2022 को सामाजिक विज्ञान एसएसटी 18 अप्रैल 2022 को जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसका फुल सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए इसके जो सॉल्यूशन थे वो किस किस प्रकार थे। तो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उन जनरल इंस्ट्रक्शन को आपने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया होगा किस प्रकार से इस पेपर को हल करना है। और इसके बाद में इसका पहला प्रश्न आता है, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न था जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सा जर्मनी, सा जर्मनी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक हैं। उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक हैं। तो इसका आंसर होगा डी, एक नए युग का सूत्रपात। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आया है, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी एस नायपॉल, बी एस नायपॉल। इसके बाद में इसका चौथा प्रश्न आया था, झूम खेती क्या है। दोस्तों झूम खेती क्या है। तो इसके आंसर के रूप में स्थानांतरी कृषि। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा स्थानांतरी कृषि। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सभी इसको जानते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें और जांच लें आपके कितने में से कितने अंक आए। पूरे पेपर का एकदम 100% सॉल्यूशन आपको सही सटीक सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन था, रबी फसलों का युग्म है। रबी फसलों का युग्म इसमें से देखिए उत्तर होगा गेहूं और जौ। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन आया है, इसमें बेल्जियम की राजधानी का नाम है। तो दोस्तों बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी हो गई ब्रुसेल्स। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। या दोस्तों हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप फटाफट चेक करते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नवा क्वेश्चन आया था, इसका नाम था बामसेफ, BAMCEF संगठन का संबंध है। तो दोस्तों इसका संगठन है सरकारी कर्मचारियों से, इसका आंसर होगा इसके बाद में 10वां क्वेश्चन आया था, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन आया है, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय होगा उद्योग। जी हाँ दोस्तों, द्वितीयक व्यवसाय जो होते हैं वो उद्योग होते हैं। इसके बाद में इसका 12वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। दोस्तों इसका उदाहरण है चीन, इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से इसमें 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पेपर में आए थे जो 18 अप्रैल 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से जो पेपर जारी किया गया था, आज जो पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में अब हमारा अगला क्वेश्चन आया है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को डैश निगम कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय। इसमें हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। इसके बाद में हमारा दूसरे प्रश्न की जो खाली स्थान रिक्त स्थान थी वो थी, जीव मंडल में प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है खाली जगह कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर होगा जीव मंडल में प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है वो कहलाते हैं जैव विविधता, जैव विविधता। यहाँ दोस्तों ये हो जाएगा जैव विविधता।
इसके बाद में हमारा इसका अगला तीसरा क्वेश्चन था रिक्त स्थान का, वह होगा व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। तो देखिए भेदभाव नहीं करने वाला जो व्यक्ति है इसका आंसर है दोस्तों धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद में हमारा अगला जो चौथा प्रश्न है इसका रिक्त स्थानों का, किसी देश की आय उस देश के सभी खाली जगह की आय है। तो देखिए इस प्रकार की जो आय है वह कहलाती है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्रक को खाली जगह भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्रक को भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पांचवें का तृतीयक क्षेत्र का जो होता है वह कहलाता है सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक पांचवें प्रश्न का जो पांचवी रिक्त स्थान है उसका आंसर है सेवा क्षेत्रक। इसके बाद में हमारा छठवां क्वेश्चन है खाली जगह में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यानी कौन सी ऐसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया है जिसने वैश्वीकरण को तीव्र उन्नति से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो इसके आंसर स्वरूप हो जाएगा औद्योगीकरण। औद्योगीकरण तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि औद्योगीकरण में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। इस प्रकार से हमने देखिए 12 नंबर के आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए थे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में 6 अंक के प्रत्येक एक अंक का आया है अब तक 18 नंबर में से आप फटाफट चेक कर लें कि आपके 18 में से कितने सही हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं और अति लघुत्तरात्मक में पहला प्रश्न है मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई थीं। तो देखिए मारियान की प्रतिमाएं जो लगाई गई थीं, देखिए दोस्तों उसकी मारियान की प्रतिमाएं लगाई गई थीं तो वो क्यों लगाई गई थी इसके आंसर के रूप में देखिए राष्ट्र की एकता को दिखाने के लिए। राष्ट्र की एकता को दिखाने के लिए। तो अगला जो प्रश्न होगा हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों इसमें तीसरे का पहला है किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। यानी वह बीमारी कौन सी थी जिसने 90 के दशक में और मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। तो वो थी रिंड पेस्ट। जी हाँ दोस्तों वह बीमारी थी रिंड पेस्ट। रिंड पेस्ट थी वह बीमारी। इसके बाद में तीसरा होगा हमारा तीसरा प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। जी हाँ दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था अमेरिका में। इसका आंसर होगा अमेरिका। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारा वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। तो देखिए वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये चौथे प्रश्न का आंसर है हमारा। तो वनों से देखिए मूल रूप से तो इसके आंसर के रूप में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं। देखिए औषधियाँ प्राप्त होती हैं, वनों से हमें गोंद प्राप्त होता है, वनों से हमें लकड़ी यानी इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं और इसमें हम लिख सकते हैं कि जलाने के लिए हमें लकड़ी, इमारती लकड़ी, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अब हमारा तीसरे प्रश्न का 5वां जो 1-1 नंबर के सभी प्रश्न हैं टांका क्या है। तो टांका दोस्तों टांका है, टांका जो था शुष्क क्षेत्रों में पानी संग्रहण करने हेतु बनाया गया एक गड्ढा। जी हाँ दोस्तों ये शुष्क क्षेत्रों में जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनमें पानी संग्रहण हेतु जो बनाया गया था, पानी के लिए जो बनाया गया था पानी संग्रहण हेतु जो गड्ढे बनाए गए थे वह कहलाते हैं टांके कहलाते हैं।
इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न आया था, भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। तो भारत में जो मुख्य जो फसलें हैं रेशेदार, उनमें पहली है जूट और दूसरी है कपास। जी हाँ दोस्तों, जूट और कपास। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ये तीसरे का 7वां प्रश्न है, प्रत्येक एक एक अंक का है। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था दोस्तों 1948 में। जी हाँ दोस्तों, 1948 में। इसके बाद में संविधान की जो भाषाओं का प्रश्न आया है कि संविधान में कितनी भाषाओं, हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 21। ये थोड़ा सा प्रश्न घुमा करके दिया गया है आपको। संविधान में जो अनुसूचित क्षेत्र में जो भाषाएं हैं वो टोटल 22 हैं, लेकिन हिंदी के अलावा जो पूछा गया है तो हिंदी एक को हटा करके 22 में से एक कम कर देंगे हम, और वो हो जाएंगी हमारी 21। जी हाँ दोस्तों, इसका 21 सही आंसर है। इसके बाद में हमारा तीसरे प्रश्न का जो 9वां प्रश्न था संक्षिप्त वाला, किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब ये जो प्रश्न है ये इस प्रकार का आया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके कारण कांग्रेस का उद्भव हुआ था। तो कांग्रेस एक पार्टी बनी थी, उसका कारण था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अब 10वां प्रश्न आता है हमारा, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और हम आगे कुछ प्रश्न हैं उनके आपको सटीक समाधान आपको देंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लगातार रूप से देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो ये 20 मिनट की होगी, हाईएस्ट 18 से 20 मिनट की होगी। तो धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे 10वें प्रश्न का उत्तर है कि धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो धारणीय विकास वो होता है जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करना, यानी जब हम पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विकास होता है तो उसको धारणीय विकास कहते हैं। और इसके बाद में फटाफट देखते जाइए आप। 11वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। इसका मतलब है कि भारत के अधिकांश जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वह किस क्षेत्र में निवेश काम करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, क्योंकि लगभग 70% लोग कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसके बाद में इसके लास्ट का 12वां क्वेश्चन है कि रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पाद करती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक सामान्य व्यवहार का एक व्यावहारिक प्रश्न है, क्योंकि रेनबैक्सी जो होती है वह कंपनी क्या उत्पाद करती है, दवाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, दवाइयाँ उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले में 12 क्वेश्चन बताए थे, दूसरे में आपको 6 क्वेश्चन बताए थे 18, और तीसरे में पुनः 12, यानी 30 अंकों के आपको हमने अभी तक एकदम सटीक सॉल्यूशन बताए हैं। आप फटाफट चेक करते रहें और लगातार बने रहें हमारे चैनल पर। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका पहला प्रश्न है, रूढ़िवाद क्या है। रूढ़िवाद क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है। तो देखिए, रूढ़िवाद जो होता है वह होता है, जो कंजर्वेटिव होता है वह होता है परंपरागत साधनों को अपनाना। जी हाँ दोस्तों, परंपरागत साधनों को अपनाना ही रूढ़िवाद कहलाता है। यानी जो परंपरागत जो साधन है हमारे, जिनको हम रूढ़ियों से अपनाते आ रहे हैं, वही रूढ़िवाद कहलाता है। 2 अंकों का प्रश्न था ये, तो 2 अंकों में हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, 5वां जो प्रश्न है, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। तो खेड़ा जिले के जो किसान थे वो क्यों अपनी लगान को नहीं चुका पाए थे। तो आपने ये पढ़ा होगा डिटेल से, सूखा पड़ने के कारण। जी हाँ दोस्तों,
खेड़ा जिले के जो किसान थे वो सूखा पड़ने के कारण लगान चुकाने में असमर्थ थे। ये हमारा 5वां प्रश्न था। इसके बाद दोस्तों 6वां प्रश्न है हमारा, आयात शुल्क क्या है? व्हाट इज टैरिफ? तो टैरिफ क्या है दोस्तों? आयात शुल्क क्या है? देखिए, आयात शुल्क जो होता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं तो वह होता है आयातित, जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर या शुल्क। यानी जो जिन वस्तुओं को हम आयात करते हैं, विदेशों से मंगवाते हैं, उन पर जो टैक्स या कर लगता है वह क्या कहलाता है? आयातित शुल्क कहलाता है। इसके बाद में हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। 7वें क्वेश्चन की हम बात करें तो समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। तो समुदाय द्वारा वन संरक्षण, ये थोड़ा डिटेल से, लेकिन समुदाय द्वारा वनों को कंजर्व करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको लिखना था इसमें। इसके बाद में 8वां है, भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? तो ये सेल्फ विचार का था, स्वयं विवेक से ये प्रश्न करना था। तो इसमें कुछ बातें हमें आप उस प्रकार से लिखनी थी कि नदी घाटी परियोजना का मसौदा किस ड्राफ्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लगातार बने रहिए, ऐसी बात नहीं है कि हम हर प्रश्न का उत्तर नहीं, आगे कुछ प्रश्न जो संक्षिप्त हैं उनका हम आपको उत्तर बताते जाएंगे। 9वां प्रश्न है, कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न था, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में समझाइए। 2-2 अंक के प्रश्न थे। 11वां प्रश्न था, संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 12वां प्रश्न था, आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है? सो उदाहरण स्पष्ट समझाइए। इसमें एक उदाहरण देना था। अब बात करते हैं हम 13वें प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, 13वां प्रश्न है, गैर नवीकरणीय साधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों, गैर नवीकरण जो संसाधन होते हैं वो वे ऊर्जा के संसाधन जो समाप्त हो जाने पर दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। यानी ऊर्जा के जन संसाधनों का हम एक बार जो समाप्त हो जाते हैं उनको हम दोबारा नवीनीकरण नहीं कर सकते, वो संसाधन कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे कि कोयला है और खनिज लवण। जी हाँ दोस्तों, कोयला और खनिज लवण। 13वें प्रश्न में जो संसाधन दोबारा नवीनीकरण नहीं हो सकता वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब 14वां प्रश्न था हमारा दोस्तों। 14वां जो प्रश्न था, प्राथमिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो 2 गतिविधियां हैं उनमें पहली तो हमारी हो जाएगी एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में एक तो कृषि आती है और दूसरे के रूप में हम ले सकते हैं मछली पालन जो होता है, मत्स्य पालन। जी हाँ दोस्तों, आप मिलाते चले जाएं, मत्स्य पालन। तो अभी तक हमने आपको बहुत सारे प्रश्नों का समाधान बता दिया है। इसके बाद में हम 15वें प्रश्न की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाभ लिखिए। यानी स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये स्वयं सहायता समूह वे होते हैं जो दोस्तों इनके जो लाभ हैं, इसमें हम पहले लाभ की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की इसमें क्या होती है? सहभागिता। जी हाँ दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती है। और 15वें प्रश्न के अगर दूसरे लाभ की बात करें तो दूसरा लाभ है इसमें छोटी छोटी समस्याओं का सामूहिक निपटारा। जी हाँ दोस्तों, इसमें छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनका सामूहिक निपटारा होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती है स्वयं सहायता समूह में, और छोटी छोटी समस्याओं का सामूहिक निपटारा होता है। तो इसके बाद में हमारा 16वां प्रश्न था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं, समझाइए। ये थोड़ा डिटेल से था,
इसको हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। इसके बाद में हमारा सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में इस प्रकार से आप 17 से लेकर के और 20 तक इसमें प्रत्येक शब्द की जो उत्तर सीमा थी वह 100 शब्द थी और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का था। जैसे कि 17वें प्रश्न की बात करें, अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? उदारवादी राष्ट्र। इसमें देखिए सभी में विकल्प दिए गए हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। 18वें प्रश्न था, समापिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इसके कारण व संरक्षण के उपाय लिखिए। सामाजिक 19वां प्रश्न था, सामाजिक विभाजन के 3 आयामों का विभाजन करना था इसमें, और इसमें अथवा में दिया गया था कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए, यानी सोशल डिफरेंस क्या है कि इसकी ओरिजिन उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। 20वां प्रश्न था, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए बैंकों से हमें अपने धन को सुरक्षित कर लेते हैं, बैंकों में लॉकर खुलवा के हम अपने बहुमूल्य वस्तुओं को भी उसमें सुरक्षित कर लेते हैं, बैंक से हम समय समय पर लोन भी ले सकते हैं, बैंक में अपनी धनराशि जमा करके उससे ब्याज प्राप्त होता है, उससे हम बैंक से, और देखिए आजकल ATM है, चेकबुक है और फोन पे है, गूगल पे है, इस प्रकार से इसमें बहुत सारी चीज़ें 3 प्रश्न का 3 अंक का ये प्रश्न था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते थे। और सेक्शन डी था इसमें, तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो ये 250 शब्द इसकी शब्द सीमा थी और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का था और प्रत्येक प्रश्न में इसमें अथवा भी दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियां थी, तो उसमें ये लिखना था हमको। दूसरा इसमें अथवा था, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए, यानी गांधी जी ने जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत थी, उसको दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए थे। ये हमने डिटेल से पढ़ा था बुक में, तो उसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका 22वां प्रश्न था, धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए? कोई 4 की विवेचना कीजिए। तो यहाँ 4 उन प्रावधानों को लिखना था जो धर्मनिरपेक्षता था, सेकुलर गवर्नेंस के लिए जो प्रावधान किए गए उनको यहाँ पर बताना था हमको। और इसके अथवा में भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है, क्यों? कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए महिलाओं की स्थिति की यदि हम बात करें तो पीछे आजकल इस प्रकार का ये प्रश्न दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, महिलाएं किसी भी रूप में आजकल पुरुषों से पीछे नहीं हैं। फिर भी देखिए इसमें जो मूल बात है, जो कारण है, नंबर 1 तो है अशिक्षा। जी हाँ दोस्तों, अशिक्षा इसका मूल कारण है। और हम इसमें दे सकते हैं कि अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, इस प्रकार की हम कुछ बातें इसमें उदाहरण दे सकते थे कि महिला की पुरुषों से अभी भी महिलाओं को लोग हे दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखते हैं, उनको कमज़ोर दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की बातें लिख सकते हैं। इसके बाद में 23वां प्रश्न था, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो ये 4 चीज़ें आपसे पूछी गई थी, अजमेर, गया, दुर्ग और नेल्लौर। तो ये चीज़ें मानचित्र में हमको प्रदर्शित करनी थी। और इसके अथवा में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में अगर उनको नहीं भर पाए हम, तो 4 चीज़ें प्रत्येक एक की दी गई थी, नरोरा, रावतवाटा, तारापुर और कल्पक्कम। थोड़ा टफ था क्वेश्चन, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए मूमल इंग्लिश क्लासेज की तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।